हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का फिर से नई लाइव स्ट्रीम में, मतलब इसी लाइव स्ट्रीम पे। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है विलियन। इंग्लिश में बोले तो सॉल्यूशन। काफी प्यारा चैप्टर है, काफी न्यारा चैप्टर है, काफी दुलारा चैप्टर है, बहुत पसंद आता है बच्चों को, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, और डेली बेसिस में डेली की जो चीजें हम यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं विलियन चैप्टर का बहुत 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 बड़ा योगदान है। चाहे वो पीने वाला सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे वो घर में बनने वाली चाय हो, है ना, चाहे वो गले में पहनने वाले आभूषण हो, सभी जगह, हर एक जगह विलियन का योगदान, यानी कि इस चैप्टर का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके हम आगे समझेंगे कि विलियन क्या है और कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाली है। तो सबसे पहले आपको समझना है, और मैं जब आपको बोलूंगा कि बेटा आप लिखिए, तब आप लिखेंगे। ठीक है, ये हमने हेडिंग लगा लिया विलियन। क्या लगा लिया? विलियन। डन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर विलियन होता क्या है। तो आप लोगों ने 11th पढ़ के आई हुई है, और वहां पर सबसे पहला जो चैप्टर था वहां पर आपने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, जिसे आपने द्रव्य बोला था। क्या बोला था? पदार्थ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैटर, है ना। और ये कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है सर? तो वहां पर आपने पढ़ा था कि ये दो प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला होता है शुद्ध अवस्था में, और दूसरा होता है अशुद्ध अवस्था में। याद आ रहा है? धीरे धीरे याद आ रहा है ना सभी को? चलो मैं पेन भी चेंज करते रहूंगा बीच बीच में। और आपसे ये भी बोला गया था कि भाई साहब इनकी अवस्थाएं भी होती है ना। क्या होती है बेटा? अवस्थाएं। अब आप लोग बोलेंगे सर अवस्थाएं मतलब दिखता कैसा है, देखने में कैसा है, स्मेल कैसी आ रही है, क्वथनांक कितना है, गलनांक कितना है, स्वाद कैसा है, गंध कैसी है, ये सारी जो है वो भौतिक अवस्था है। आप ये कह सकते हो ये किसी भी द्रव्य का भौतिक गुण है। तो आपने इनके आधार पर देखा था किसी द्रव्य की अवस्था ठोस होती है, किसी की द्रव होती है, और किसी की गैस होती है। देखो सर जो है वो बहुत निचले स्तर से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये चैप्टर जो को आपको बहुत ही ज्यादा स्वीट टाइप का दिख रहा है, ये आगे जाके बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हमने इस चैप्टर के बारे में शुरू शुरू मतलब ब्लूप्रिंट देखा था, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि इस चैप्टर से 4 नंबर का एक प्रश्न आता ही आता है। तो वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो थ्योरी भी हो सकता है। तो जब तक हमारा रूट क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये चैप्टर तो क्या किसी भी चैप्टर को हल नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है कि ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का। बाकी तो फिर धीरे धीरे करके लेवल अप होगा। तो ये 11th में आपने पढ़ा हुआ है। अब यहां पर जब आप आए थे इस अवस्था में, मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा। तो यहां पर आपको देखने को मिले थे तत्व, और दूसरा आपने देखा था यौगिक, है ना। तो ना फर्स्ट सिचुएशन हमारा इनसे अभी तो कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली अभी कोई लेना देना नहीं, इनडायरेक्टली थोड़ा आगे आएगा। और जब हम अशुद्ध अवस्था में आए थे तो हमें प्राप्त हुआ था मिश्रण। हमें क्या प्राप्त हुआ था बेटा? हमने पढ़ा था यहां पर मिश्रण, है ना। क्या पढ़ा था? मिश्रण। पेन थोड़े चेंज करते रहूंगा मैं बीच बीच में। और मिश्रण की जब बात आ ही गई है, अभी सिर्फ समझना है, अभी किसी भी प्रकार की कोई चीजें आपको लिखनी नहीं है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मिश्रण की, और मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो जब हम बात करें विलियन की, तो विलियन की परिभाषा ही होती है। अब आप लिखोगे, अब आपको लिखना है, और क्या लिखना है? तो यहां पर आप लिखेंगे परिभाषा। आप क्या लिखेंगे बेटा? परिभाषा। अब सर ने आपको समझा दिया ना, आपको बेस बना दिया सर ने, पीछे की बात बता दी। तो वहां पर आपने पढ़ा है
कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या परिभाषा हुई कि दो या, चलो मैं लिखता भी हूं तुम्हारे साथ साथ, तुम्हें पीपीटी भी मिल जाएगी ये वाली, बस देखते रहना। दो, ओह कलर क्यों चेंज है, कलर चेंज इफेक्ट क्यों दे रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, जैसे मैडम ने आपसे लास्ट में क्वेश्चन किया था ना, वैसे सर भी क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रहे, कीप ऑन माइंड। तो हर एक चीज डिटेल पे लिखनी है। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं सर? विलयन। तो ये तो होगी रटने वाली बात है ना, ये होगी रटने वाली बात। अब इसे समझते हैं अपन। सर ये तो आपने बता दिया, अब उदाहरण बताओ, समझाओ क्या कहानी है। तो ना फर्स्ट थिंग, आप एक पात्र लेते हो, ठीक है, आपने क्या लिया, अब ये यहां से सर का डायग्राम चित्रकला चालू होती है। आपने एक पात्र लिया और इस पात्र में पानी भर दिया। क्या भर दिया बेटा? आपने इस पात्र में भर दिया पानी। पानी मीन्स H2O। क्या भर दिया? पानी भर दिया। दिस इज जल। अब आपको ऐसा लगता होगा कि जल शुद्ध होता है ना, जो हम पानी पीते हैं शुद्ध होता है। नहीं बेटा, ये शुद्ध नहीं होता। आपने एक नाम सुना होगा TDS। TDS से क्या मेजर करते हैं हम? उसके अंदर मिनरल्स मेजर करते हैं कि कितने सारे हैं। तो कुछ हाई TDS का होता है जो कि नुकसानदायक है, कम TDS का होता है वो भी नुकसानदायक है ना। तो एक वर्ड वहां पर आपकी एनसीईआरटी के पहले पेज में मेंशन है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि जो जल है उसके अंदर फ्लोराइड आयन, सुना होगा आपने, फ्लोराइड नाम सुना है ना। जो बच्चे गांव के हैं वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो जिन गांव में पत्थर से पानी छनता है वहां पर फ्लोराइड आयन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे हमारे गांव में दिक्कत है थोड़ी सी। तो यहां पर 1.00 ppm है ना, एक इकाई है नापने की, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, है ना। 1.0 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इतना है तो ओके, ठीक है, दांतों को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसकी? फ्लोराइड आयन की। वो आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, F-, ये भाई साहब, दिस, इसकी मात्रा, इसके छोटे छोटे पार्टिकल जो है उनकी सांद्रता जो है, उनकी मात्रा बोल लो आप, वो मात्रा बोलते हैं, करेक्ट वर्ड इस मात्रा, वो 1.0 ppm होनी चाहिए। इससे यदि अधिक हो गई सर तो क्या होगा? तो इससे यदि अधिक हो गई ना बेटा, तो तुम किसी को अपनी स्माइल दिखाने के लायक नहीं हो, है ना। अपनी स्माइल दिखाने के लायक नहीं हो। तुम्हारे पीले दांत बोलेंगे मैं बाहर आ गया। क्या बोलेंगे? मैं बाहर आ गया। और इससे थोड़ी ज्यादा हुई तो हमारे दांत खराब भी हो सकते हैं, है ना, पहले ही टूट जाते हैं। तो बड़ा जरूरी है ये। और ये ऑब्जेक्टिव आता है कि फ्लोराइड आयन की कितनी सांद्रता पानी में होनी चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो वो दंत क्षय को रोकती है। तो यहां पर आप लिखोगे 1.0 ppm। इससे ऊपर हो गई तो 1.5 भी हो गई या उससे ऊपर हो गई तो दांतों को नुकसान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लिखने से ज्यादा ये उदाहरण पे लिख लेना कहीं, है ना, ये नोट करने वाली बात है। जो बच्चे नीट, PNST और 12th में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं ये लाइन लिख लेंगे मेरी। अब ये जल है, अब मैं इस जल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे प्योर जल, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज अभी मिली नहीं है, शुद्ध है, 0 TDS है, ठीक है। जैसे कि पानी को आपने उबाला, वेपोरेट हुआ वो, और वापस उसको संघनित कर लिया, और वो जो पानी निकला वैसा वाला पानी, शुद्ध पानी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध पानी की। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताना जरा मुझे ना, क्योंकि मैं तो फुल एनर्जी के साथ तुम्हें पढ़ाने के लिए लगा हूं। मुझे नहीं पता मेरी आवाज कैसी आ रही है, बस मैं बोले जा रहा हूं। सब कुछ सही है कि नहीं है? फुल एनर्जी के साथ में जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना, मजा आएगा तुम्हें। बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है, सब कुछ धीरे धीरे लेके हमें चलना है ना जी।
तो यहां पर आपको लेना है भाई साहब शुद्ध पानी, एकदम प्योर शुद्ध, किसी भी प्रकार का अशुद्धि नहीं होना चाहिए, ना फ्लोराइड आयन होना चाहिए, ना उसमें ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, शुद्ध पानी। ठीक है। और अब आप इसमें कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हो। दूसरा पदार्थ क्या मिला देते हो? चलो मान लेते हैं अपन इसमें मिला देते हैं शक्कर। चलो लिख क्यों रहा हूं यार मैं, चित्रकला थोड़ी तुम्हें दिखानी भी तो है मुझे, है ना। ये हमारे घर की प्लेट है, क्या है? प्लेट, और हमने बना दिए शक्कर के क्रिस्टल, है ना। ये रहे हमारे शक्कर के क्रिस्टल, ठीक बात। तो नॉर्मली अब आपको सिखा दूं मैं कि हम इसे ए बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे बी, इसे हम ए बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे बी, ठीक है। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को आपने मिलाया और जैसे ही आपने मिलाया, बहुत ध्यान से, धीरे 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 धीरे, गाना है ना एक बहुत प्यारे सिंगर का। अब हम इसमें मिला देते शक्कर, तो शक्कर जो है वो पानी के बीच में घुल जाएगी, है ना। शक्कर जो है पानी के बीच में घुल जाएगी पूर्ण रूप से। अब मुझे आप एक बात ये बताओ, क्या आप दूर से शुद्ध पानी और शक्कर मिले पानी को देखकर ये बता सकते हो कि किसमें शक्कर मिली और किसमें नहीं मिली? टू बी ऑनेस्ट आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं बता सकते। दूर से तो देख के नहीं बता सकते, क्योंकि दूर से जब आप देखोगे तो ये एक तरह का समांगी मिश्रण है, मतलब देखने पर आपको पता नहीं चलेगा। वैसे शुद्ध पानी और फ्लोराइड युक्त पानी में आप अंदर नहीं बता सकते ना। तो ये जो आपने बनाया, आपने क्या किया, आपने ए और बी को साथ में ला दिया, ए प्लस बी दोनों मिल गए, और अब आप इसे जल नहीं कहेंगे, अब आप इसे जल नहीं कहेंगे, मेरे हिसाब से इसे आप शरबत कहते हैं, मेरे हिसाब से आप इसे शरबत कहते हैं या शक्कर वाला पानी कहते हैं, है ना। दोनों में से कोई एक चीज होगी। अरे कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, या मैं खुद ही बड़बड़ाए जा रहा हूं। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यदि हाँ तो बताओ यार, कमेंट करके तुम्हें बताना है। ये वो चैप्टर है जो समझ के चलोगे ज्यादा अच्छा है। रटेंगे तो सभी, अंत में जब तुम्हारे पास समय नहीं होगा तो तुम्हें रटने के अलावा और कोई चारा समझ में नहीं आएगा। परंतु मेरा ये मानना है कि यदि तुम समझो तो आगे रटने की आवश्यकता नहीं है ना। और ऑफलाइन क्लास में, और जैसे जैसे 1 मिनट शॉर्ट में हम अवेलेबल होंगे, अभी तो 1 मिनट शॉर्ट बूस्टर जो है वो बंद हो गए, तो उस दिन में तुम्हें प्रैक्टिकल भी देखने को मिला। क्योंकि मैंने इस साल सोचा है कि काफी सारे टीचर्स प्रैक्टिकल पे आने लगे, बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो प्रैक्टिकल पे भी हम बात करेंगे ना, है कि नहीं। तो ये बन चुका है भाई साहब, आपने इसे बोला था पानी, इसे हमने बोला था कि ये शक्कर है, और शक्कर और पानी के मिश्रण को हमारे यहां शरबत कहा जाता है ना। और शरबत, और यदि ज्यादा ही शक्कर कर दिए तुमने, बहुत ज्यादा शक्कर कर दिए, तो हम उसे सर चाशनी भी कहते हैं, है ना। तो ये बन चुका है बेटा अब विलयन, है ना। अब दूर से जब आप देखोगे तो एक तरह का समांगी मिश्रण होगा, और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। पॉइंट नंबर टू कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि ये जो पदार्थ है इसकी अवस्था कितनी होती है? 3 होती है। तो इस सिचुएशन पे हमने सबसे ज्यादा जो भाग लिया था वो क्या लिया था बेटा? द्रव लिया था। और कम भाग क्या लिया था? कम वाला भाग था हमारा सर ठोस, है ना। कम वाला भाग हमारा क्या था? कम वाला भाग था हमारा ठोस। तो अब बड़ी महत्वपूर्ण बात कि वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है, आप घटक भी कह सकते हो, आप अवयव भी कह सकते हो, एक और शब्द है इसके लिए अवयव। वह घटक या अवयव जो विलयन में कम मात्रा में होता है, हम उसे विलय कहते हैं।
ये लिखना है आपको कि वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है हम उसे विलय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में होता है सर, जो ज्यादा मात्रा में होता है हम उसे विलायक कहते हैं। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो परिभाषा आपके सामने है, मैंने विलायक की भी बता दी कि वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है या वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है विलायक कहता है। ठीक इसी प्रकार इसके विपरीत वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है। क्यों लिखवा रहे हैं सर आप? तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बेटा, है ना। ठीक, अब क्या सर विलयन द्रवी हो सकते हैं? नहीं बेटा। कितने हो सकते हैं? तो विलयन यदि नॉर्मली दूर से तुम देखो, दूर से अवस्था के हिसाब से, जैसे कि यहां पर तुम जब इसे सामान्य आंखों से देखोगे, चलो मैं यहां पर आंख बनाने की कोशिश करता हूं बहुत दिनों के बाद सर की ड्राइंग। ये लो सर ने आंख बना दिए। अब जब तुम इसे देखोगे, सही दिख रही है मेरी आंख? देखो, हाँ दिख रही है, थोड़ी बहुत तो दिख रही है आंख जैसे। आप इसे दूर से देखोगे तो द्रव्य दिखेगा, है ना। आप इसे दूर से देखोगे तो कैसे दिखेगा? द्रव। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो द्रव्य नहीं होते, ठोस होते हैं। उदाहरण, आभूषण, मिश्र धातुएं, ये कौन से विलयन के उदाहरण हैं? ये ठोस विलयन के उदाहरण हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर अब हम बात कर रहे हैं, हम दूसरे पॉइंट पे आ चुके हैं, दैट इज विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। तो हम किस पर बात कर रहे हैं अभी कि विलयन दिखता कैसा है, विलयन का स्वाद कैसा है, विलयन का कथनांक कैसा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे बोला जाता है भौतिक अवस्था। क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना। तो सबसे पहले आपने ये देखा, और ये एनसीईआरटी में मेंशन है भाई साहब, तो तवज्जो देंगे आप इसे बिल्कुल ढील से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सब पूरी अपनी शक्ति से, पूरे तन मन धन सबको यहां पर समर्पित करते हुए आपको स्टडी करनी है। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि समुद्र को पार करना है तो सिर्फ आप उसे देखकर पार नहीं कर सकते, आपको समुद्र पर उतरना पड़ेगा, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है शायद। तुम नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि सर भूल जाते हैं, काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को वो पढ़ते रहते हैं रोज, उनका एक काम होता है सुबह से। पीएनएसटी वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता है ये बात, है ना। तो फैक्ट चेक कर लेना जरा, मैंने महापुरुष बोल दिया, नॉर्मली महापुरुष ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहला विलयन जैसा दिखता है वही उसकी अवस्था होती है। तो शरबत की यदि हम बात करें तो यह एक प्रकार का द्रवीय विलयन है। कैसा विलयन है बेटा? द्रवीय विलयन। जैसा विलयन दिखता है वही उसकी अवस्था होती है। तो ऐसे विलयन जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, या जो द्रवीय होते हैं या द्रव के रूप में दिखते हैं, द्रवीय विलयन कहलाते हैं। और द्रवीय विलयन अवस्था कौन निर्धारित करता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा आंसर। अवस्था कौन निर्धारित करेगा भाई साहब? जो उस विलयन में ज्यादा होगा। तो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक के द्वारा किया जाता है। विलयन कैसा दिखेगा ये कौन निर्धारित करता है? तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जो विलयन में ज्यादा मात्रा में होता है तो वही विलयन का भौतिक रूप डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। एंड सेकेंड थिंग इज ठोस विलयन। देखो मुझे भी नहीं पता मैं कितना पढ़ा पा रहा हूं, पर जितना भी पढ़ाऊंगा और आप नोट करोगे तो आई प्रॉमिस कि तुम्हें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आज ही, क्योंकि बड़े छोटे छोटे पार्ट है ये। सर का फेवरेट है ये चैप्टर। सर का मतलब आंख बंद करके भी पढ़ा देंगे इसे, ठीक है। मैंने सोचा था कि बुक खोलूं, परंतु बुक नहीं खुली है, बुक तो वैसे ही चल रही है। कॉन्फिडेंस ऑन पीक। अब आते हैं हम तीसरे पे, जो कि होता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन जिसमें आपका विलायक गैस हो। विलायक जो है वो कैसा होगा? गैस होगा।
उदाहरण देख लेते हैं इनके, अब एक एक करके इन सभी के उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य विलयन की। मैं उदाहरण पर बताऊंगा आपको, परिभाषा आपको मैं बता चुका हूं कि विलयन जैसा दिखता है वही उसकी भौतिक अवस्था होती है, और भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे टेबल भी हम बनाएंगे, जैसे कि बुक में आपके पास में दी एनसीईआरटी की बुक हो तो वहां पर लिखा हुआ है, तो यदि आप चाहो तो हम उसे भी बना लेंगे, हम उसे भी बना लेंगे। चलो, अब मैं यहां पर तुम्हें बता दूं द्रव्य विलयन, है ना। एक्चुअली ये माइक जो है नीचे थोड़ा सा उलझ गया है, तो इसे सुलझा दूं मैं, है ना। चलो, द्रव्य विलयन, इसे मिटा दिया जाए यहां से। चलो, यहां पर आपका जो विलायक है, यहां पर जो आपका विलायक है वो होगा द्रव, यहां पर होगा ठोस, और यहां पर होगा गैस। तो सर विलय क्या होगा? व्हाट इज विलय? विलय कुछ भी हो सकता है। विलय हमारे पास में तीनों हो सकते हैं, है ना। हमारे पास में विलय जो है वो तीनों हो सकते हैं, तो हमें तीनों के आधार पर दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमारे पास में द्रव्य विलयन है, तो हम यहां पर ठोस ले लेते हैं, फिर हम गैस ले लेते हैं, फिर हम द्रव ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग में हम फिर से यहां पर ठोस ले लेंगे, द्रव ले लेंगे, और आगे गैस ले लेंगे। चलो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, मैं भूल गया था, ओहो। चलो, मेरे को सेलेक्ट करना था एक्चुअली, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। इसे यहां कर लेते हैं, तो हमारे पास में बिल्कुल इनफ स्पेस होगा। यहां पर हम लिखते हैं गैसीय विलयन, है ना। विलायक आपका होगा गैस, इसे मिटा दो यहां से, और क्या कर रहे हो सर? यहां पर भी आपका होगा ठोस, द्रव और गैस। तो उदाहरण समझते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एग्जांपल, है ना। कहाँ गए सारे लोग? बस कुछ देर बाद ये क्लास भी स्टार्ट हो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे और भी तुम पढ़ पाओगे। तो यहां पर जब द्रव में ठोस पानी आपका विलायक रहेगा, मेरे हिसाब से शरबत वाला एग्जांपल सबसे अच्छा होता है ना। तो द्रव में आप ठोस मिलाओगे तो बनता है शरबत, ये उदाहरण ऑलवेज फिट होता है। द्रव्य में गैस मिलाओगे तो आप यहां पर लिख सकते हो सोडा वाटर, जो आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें हाई प्रेशर पे CO2 गैस मिलाई जाती है। और यदि तुम्हें वैसा भी नहीं मानना, तुम्हें दूसरा कोई एग्जांपल चाहिए, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। क्या है दूसरा उदाहरण? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। और द्रव्य में, तो द्रव्य में भाई साहब आप ये कह सकते हो कि दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण जो है, दोनों ही कैसे हैं आपके? द्रव है। आगे ठोस और ठोस का उदाहरण, तो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, सोना और तांबा, है ना, सोना और चांदी मिश्र धातुएं, स्टील हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये सारे ठोस विलयन के उदाहरण है ना। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? मिश्र धातुएं, यहां पर आप लिखोगे मिश्र धातुएं। अब ठोस और द्रव, मतलब आपका विलायक ठोस है और जो विलय है वो द्रव्य है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमारा अमलगम, सुना है आपने? अमलगम सुना है? अमलगम, तो जब किसी धातु पे हम पारे को डालते हैं और जो एक पदार्थ बनता है, जो मिश्रण बनता है, उसे कहा जाता है अमलगम। क्या कहते हैं हम उसे? उसे कहते हैं हम अमलगम। यहां पर भी इसका उदाहरण दिया है
एक ही है, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारे का एल्यूमिनियम के साथ अमलगम। देयर इज लॉट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल, देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो आप देख सकते हो कि कैसे अमलगम निर्मित होता है। ठीक है, आगे ठोस और गैस। हमारे पास में ठोस और गैस का उदाहरण यदि हम देखें तो आपका पदार्थ होगा ठोस और उसका मिश्रण जो होगा वो क्या होगा, गैस। तो ऐसी स्थिति पे आप क्या करोगे, तो यहां पर आप लिखोगे पीडी धातु पर अवशोषित, करेक्ट वर्ड लिखते हैं यहां पर, अवशोषित कर दिया रे मैंने, अवशोषित H2 गैस। ठीक है, पीडी धातु जो है वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है नहीं कि अपने बाहर से 900 गुना अधिक हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करने की शक्ति रखती है। अब बात करते हैं गैस और ठोस, मतलब आपका पदार्थ जो विलायक जो है वो गैस है और विलय जो है वो ठोस है। तो आप इसके लिए लिख सकते हो भाई साहब कपूर और N2 गैस का मिश्रण। यहां कपूर जो है वो विलय होगा और जो आपका N2 गैस होगा वो विलायक होगा। नॉर्मली यदि हम कपूर को खुला रख दे तो वो वायुमंडल में उड़ जाता है। ठीक है, ये आपका उदाहरण है। अगला है गैस और द्रव्य का उदाहरण। ठीक है, गैस और द्रव्य का उदाहरण, तो यहां पर आप लिखेंगे CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ रखना पड़ता है, मतलब नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में होनी चाहिए, कम मात्रा में नहीं। ठीक है, दूसरी जैसे ऑक्सीजन हो गया तो वो फॉस्जियन गैस बना लेता है, तो वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो आप ये समझ लो कि क्लोरोफॉर्म और N2 का मिश्रण और गैस का मिश्रण तो हमारा वायुमंडल का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांट सकते हो, तीन प्रकार से समझा सकते हो, है ना। पहला द्रव्य विलयन, ठोस विलयन, गैस विलयन। ठीक है, यहां पर विलायक कौन होगा बेटा, तो विलायक होगा द्रव्य, ठोस और गैस। और विलय, तो विलय आपके तीन हो सकते हैं, हर एक सिचुएशन में तीन तीन हो सकते हैं। और ये तीनों के उदाहरण जो आपने यहां पर समझे हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक पे लिखा हुआ है, मोस्ट आईएमपी प्रश्नों की श्रेणी में आप इन्हें डाल सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी हर साल इनसे एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपकी 3 माही, 6 माही या 12 माही परीक्षा में कंपलसरी देगा ही देगा। ठीक है, और बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो ये अमलगम वाले पे कंफ्यूज होते हैं, पीडी वाले में कंफ्यूज होते हैं, और ये जो क्लोरोफॉर्म और N2 गैस का मिश्रण है इस पर, इन पर वो भाजी मुरा बना देते हैं, पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको समझाया, यदि आप बोलोगे तो मैं एक बार और रिकैप कर देता हूं कि द्रव में ठोस का मिश्रण उदाहरण है शरबत, द्रव्य में गैस का मिश्रण का उदाहरण है सोडा वाटर या फिर जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, द्रव्य में द्रव का उदाहरण है आपका दूध और पानी, जो चाय है वह भी इसका उदाहरण है। ठोस और ठोस का उदाहरण यदि आप बोलेंगे तो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं ये इसका उदाहरण है। ठोस और द्रव्य का उदाहरण है तो अमलगम, मतलब पारे के साथ धातुओं का मिश्रण अमलगम कहलाता है। वहां पर जो ठोस है वो आपका विलायक होगा, जैसे कि धातु ज्यादा होगी और पारा बहुत कम मात्रा में होगा, जैसे कि एक बूंद पारा जो है पूरी एल्यूमिनियम धातु को खा सकता है। इसी प्रकार से ठोस और गैस का मिश्रण तो पीडी पर अवशोषित H2 गैस या आलंबित H2 गैस। अब गैस और ठोस का मिश्रण कपूर और नाइट्रोजन का मिश्रण कपूर पाउडर के रूप में होता है, यदि वायुमंडल में खुला छोड़ दो तो उड़ जाएगा, तो उसे बचाने के लिए नाइट्रोजन के साथ रखना पड़ता है। अगला जो है गैस और द्रव्य का क्लोरोफॉर्म और N2 गैस का मिश्रण, गैस और गैस का वायुमंडल का मिश्रण, हमारा वायुमंडल, है ना। इस प्रकार से यहां पर ये वाला जो टॉपिक है समाप्त होता है, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर आपने समझ लिया। अब सेकंड जो थिंक आती है, जो दूसरी चीज आती है, आप ये कह सकते हो अवयवों की संख्या, या आप मात्रा भी लिख सकते हो, संख्या के आधार पर, है ना। अभी अब तक आपने ये देखा, अभी तक आपने ये देखा बेटा कि आपने एक पात्र में
जल लिया था। आपने क्या लिया था? आपने लिया था जल, है ना, ये हमने ले लिया जल, प्लस सर हमने इस पे क्या मिला दिया था बेटा? चलो मैं इस बार नीली शक्कर ले रहा हूं। हमने इस पे शक्कर मिला दिया था और हमने क्या बना दिया था? हमने बना दिया था विलियन। हमने क्या बना दिया था? विलियन। यहां पर छोटे छोटे क्रिस्टल शक्कर के घुल चुके। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि विलायक जो है वो एक है। विलायक जो है वो एक है और मैक्सिमम टाइम विलायक एक ही रहेगा। विलायक हमेशा वही होता है ना जो ज्यादा मात्रा में होता है, तो विलायक एक है। परंतु दिस वन, ये एक से अधिक हो सकते हैं, ये एक से अधिक हो सकते हैं। तो जब आपने पानी में शक्कर मिलाया था, है ना, तो शक्कर वाला पानी आपने कह दिया था एक साला मच्छर। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे? आप इसमें नमक भी मिला दोगे। आपने इसमें क्या मिला दिया? छोटे छोटे नमक मिला दिए विलयन पे। अब विलय कितने हो गए? अब यहां पर विलय जो है वो 2 हो गए। आप इसे ORS का घोल बोलते हो। अब आपको और फ्लेवर चाहिए थे, आपने क्या किया? आपने नींबू का रस भी मिला दिया। अब ये बन चुका है भाई साहब पूरी तरह से नींबू पानी। क्या बन चुका है? नींबू पानी। तो यहां पर हमने देखा कि अवयवों की संख्या बढ़ रही है, अवयवों की संख्या एक से अधिक हो रही है। तो बहुत सिंपल परिभाषा है, जब विलियन में अवयवों की संख्या 2 हो, विलियन में अवयवों की संख्या कितनी हो? 2, तो ऐसे विलियन को द्विआंगी विलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विआंगी विलियन। ओह, क्या हो गया? ओह, ये शायद नीचे आ गया है। पता नहीं क्या हो गया, लोड होने लगा। क्यों लोड होने लगा? आई डोंट नो, कहाँ टच हो गया। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती है। और ये लोड हो चुका है यहां पर। हम इसे द्विआंगी विलयन कहते हैं। मान लीजिए क्या हो कि अवयवों की संख्या 3 हो जाए। 3 कैसे हो जाएगी? विलायक आपका एक ही रहेगा, विलय 2 हो जाएंगे, जैसे कि पानी, शक्कर और नमक। तो ऐसी अवस्था में वह विलयन जिसमें अवयवों की संख्या टोटल 3 हो, हम त्रिआंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिआंगी विलयन। इसी प्रकार से 4 हो तो चतुर्थांगी विलयन। और आपको यदि लिखना है तो 2 के बाद आप 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे हो 7 हो, आप बहुअंगी विलयन कह सकते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया। द्विअंगी विलयन में आप ये कह सकते हो पानी और शक्कर का मिश्रण। त्रिअंगी विलयन में पानी, शक्कर और नमक का। चतुर्थांगी विलयन में नींबू का पानी। फिर चाय को आप बहुअंगी विलयन बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास में मौजूद है अवयवों की संख्या के आधार पर। और एनसीईआरटी में खास करके एक बात मेंशन की गई है कि विलियन चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, जो हमें मुख्य रूप से बात करनी है, वो द्विआंगी विलयनों पर बात करनी है। पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो द्विआंगी विलयनों पर बेस्ड है। ठीक है, इस विलयन का मूल आधार जो है वो द्विआंगी विलयन होगा। ठीक है, अब यहां आके यहां आके यहां आके सर आज की क्लास को विराम देना चाहेंगे और जाते जाते आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पानी और रेत का मिश्रण खालिस्तान है। ठीक है, क्या हो जा रहा है? इसको कहां टच हो जा रहा है? ये पता नहीं, आज बोर्ड के साथ कुछ दिक्कत है। चलो दूसरा आप लिखोगे कि पारा और धातु का मिश्रण, पारा और धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? पारा और धातु का मिश्रण क्या कहलाता है?
हो जा भाई, क्यों लोड हो रहा है? पारा और धातु का मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है विलय का भाग विलयन में खालिस्तान होता है। देखो मैं थोड़ा अजीब तरीके से पूछ रहा हूं, मैं थोड़ा अजीब तरह से पूछ रहा हूं। चौथा प्रश्न जो है वो आपके सामने ये है कि N2 और कपूर खालिस्तान विलयन का उदाहरण है। ये चार ऑब्जेक्टिव सर ने आपको दिए हैं। जब भी जैसे भी आप इन वीडियोस को देखेंगे आपको कमेंट करके बताना है। आज की लाइव क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आज की लाइव क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। वैसे और एक टॉपिक और रह गया है, परंतु मैं ये सोच रहा हूं कि उसे हम कल पढ़ेंगे। इट्स टेक टाइम, बहुत अच्छे से हमें उसे समझना होगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा इस क्लास को। काफी सारी चीजें आपको यदि कठिन लगी होगी तो 2 बार देख लेना। मैंने ज्यादा तुम्हें आज कम पढ़ा है, वैसे बातचीत तुमसे ज्यादा हुई थी क्योंकि पहली क्लास है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कठिन लगे, तुम बोर हो, तुम भाग जाओ, है ना। तो इसे जरा फटाफट से सेव कर लो। जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे मैडम, एटलीस्ट 5 मिनट बाद 7:45 से मे भी मैडम आपके सामने प्रस्तुत होंगी और फिर से आपको पढ़ाएंगी। ध्यान रखिएगा अपना, जल्दी मुलाकात होगी, यानी कि कल आपसे फिर से इसी लाइव क्लास में। राधे राधे।